हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन योर अनलॉक इकोनॉमिक चैनल। सो आज हम दोबारा से एक 11th का एक टॉपिक है जो हमारा क्या है, फाइनल अकाउंट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 6 टू लेकर के 8 मार्क्स का टॉपिक आता है। ठीक है, फाइनल अकाउंट इतना कर लेंगे परफेक्ट हो जाएगा, इतना कर लेंगे परफेक्ट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्या, वन शॉट रिवीजन। ठीक है, वन शॉट रिवीजन। नाम क्या है? फाइनल अकाउंट। नाम से ही बच्चे डरते हैं, फाइनल अकाउंट। ठीक है, डरना नहीं है। देखो देखो होता क्या है, अगर आप डर गए तो खत्म हुआ है ना, बस समझ रहे ना। डर गए तो भाई खत्म हो गए। ठीक है, डरना नहीं है, यानी कि डर के आगे हमेशा क्या होती है, जीत होती है। डर के आगे हमेशा जीत होती है। ये ऐसी पुराने मतलब लोग कहते हैं डर के आगे जीत होती है, बट अगर डर के आगे जीत होगी तभी आपको करना पड़ेगा। अगर डर के आगे जीत है ही नहीं तो लोग तो शांत होकर बैठ जाएंगे, सिंपल सी बात है। और आपने एक बात और कहावत और सुनी होगी कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाने चाहिए। ठीक है, अरे भाई चादर बहुत है यार, सिंपल सी बात है, चादरें बहुत है, चादरें बदल देंगे, सिंपल सी बात है। जितने पैर पसार सकते हो भाई पसारो। ठीक है, जितने पैर पसार सकते हो पसारो, चादरें बदल के ले आएंगे। दुनिया में बहुत सारी चादरें ऐसी हैं जो हमें अपने आप को कवर कर देगी। ठीक है, तो चादरें बदल देंगे। ये कहावत गलत है कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारो। नहीं भाई, चादरें बदल देंगे। चादरें तो बहुत है दुनिया में भाई, चादरें बहुत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्या, फाइनल अकाउंट। देखो पेपर मतलब ये जो चैप्टर है टफ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चैप्टर पेपर में अप्रोक्स 6 टू लेकर के 6 से लेकर के 10 मार्क्स आपको ये देगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है, चैप्टर टफ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर ये आपको 6 से लेकर के 10 मार्क्स आपको देगा, ये इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगन। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो फाइनल अकाउंट, व्हाट डू यू मीन फाइनल अकाउंट। ठीक है, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से। देखो होता क्या है, जब भी हमने अभी थोड़ी देर पहले आपने नॉर्मली जनरल एंट्री पढ़ी होगी। ठीक है, बेसिक ऑफ अकाउंट्स पढ़ लिए होंगे भाई क्या होता है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि भाई प्रिंसिपल्स, नॉर्मली मैंने बेसिक ओवरव्यू आपको दिया था प्रिंसिपल्स का। ठीक है, उसके बाद अब देखो होता क्या है, कोई भी बिजनेस चलता है ना, कोई भी बिजनेस नॉर्मली चलता है तो उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाने पड़ते हैं। किसको दिखाने पड़ते हैं? अपने शेयर होल्डर्स को दिखाने पड़ते हैं। शेयर होल्डर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद बैंक्स हो गए अगर आपको लोन चाहिए। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं उसके बाद आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, टैक्स पे करना है तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, बात समझ में आती है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की हमें इसीलिए जरूरत पड़ती है। सो देखो बुक्स ऑफ अकाउंट जब हम बनाते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या चीजें बनती हैं। पहला चीज है, देखो हम बात करें क्या क्या चीजें बनती हैं। देखो एक तो हमारा बनता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा बनता है क्या, बैलेंस शीट। तीसरा बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद बनता है क्या, नोट्स टू अकाउंट, या फिर नोट्स टू अकाउंट बोल देते हैं इसको। ठीक है ना, नोट्स टू अकाउंट। एक बन जाएगा हमारा चेंज इन इक्विटी। तो मतलब ये सारी चीजें हमारी बनती है। बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट और चेंज इन इक्विटी। ठीक है, अब देखो होता क्या है, आप लोग 11th में आप लोग ये दोनों पढ़ोगे। ठीक है, 12th में ये पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद 12th में आप ये भी पढ़ोगे, चेंज इन इक्विटी भी आप पढ़ोगे 12th में। ठीक है, और हाँ जब भी मतलब 12th के बाद जब आप मतलब बीकॉम में जाओगे, कोई और प्रोफेशनल एग्जाम्स पढ़ोगे तो आप सारे के सारे पढ़ोगे एक साथ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो छोटी सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब एक तरह का स्टेटमेंट है, सिंपल सी बात है। या मैं बोल सकता हूँ टी फॉर्मेट। आपने टी फॉर्मेट सुना होगा, क्या होता है टी फॉर्मेट? वही तो होता है, ये रहा हमारा अकाउंट, दिस इज टी फॉर्मेट। भाई दिख रहा है ना टी शेप में, यही तो टी फॉर्मेट है। सिंपल सी बात है, बच्चे डरते हैं भाई टी फॉर्मेट क्या आ गया, क्या आ गया, कुछ नहीं है भाई टी फॉर्मेट, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है टी फॉर्मेट। सो प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस जहां पे एक तरीके की क्या है, स्टेटमेंट है, जहां पे एक तरीके की स्टेटमेंट दिखाई जाती है कि हमारी हमारी क्या है, खर्चे ये है, इनकम ये है, उसको नेट कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस बन गया, सिंपल सी बात है। ऐसे ही बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, किसी भी कंपनी को अपनी आज की, मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरी कंपनी की आज की डेट में वेल्थ कितनी है, एक्चुअल में अगर मैं लेमैन की उसमें भाषा में बोलूं तो क्या बोलते हैं, औकात। आज की डेट में हमारी औकात कितनी है, यानी कि उस कंपनी की औकात कितनी, इट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। ठीक है, एक बात और पेपर में एमसीक्यू में कभी कभी आ जाता है क्या, कि प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड बनता है या एज ऑन बनता है। देखो फॉर द ईयर का मतलब क्या होता है, ठीक है मैं बताऊं आपको, देखो क्या होता है फॉर द ईयर। ठीक है, एक काम करते हैं, देखो क्या कह रहा है, फॉर द ईयर एंड दूसरा क्या है, एज ऑन डेट। ठीक है, देखो फॉर द ईयर का मतलब क्या होता है, फॉर द ईयर का मतलब पूरे साल का, सिंपल सी बात है, ऑल ईयर मतलब ऑल ओवर ईयर, ऑल ओवर ईयर। बट अगर मैं बोलूं एज ऑन डेट का मतलब क्या होता है, केवल आज की डेट का, मतलब आज की डेट का। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं
फॉर द ईयर में क्या बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद एज ऑन डेट पे हमारा क्या बनता है बैलेंस शीट। क्योंकि एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि आज की डेट में मेरी कंपनी की एक्चुअल में वेल्थ कितनी है, एक्चुअल में कितनी उसकी औकात है, तो मैं आज की वैल्यू निकालूंगा ना भाई, या मैं पूरे पूरे साल की वैल्यू निकालूंगा, ये तो गलत हो जाएगा। किसी पार्टी को समझ में नहीं आएगा, किसी भी मेरे जो, अगर मैं अपने इन्वेस्टर के पर्पज से बना रहा हूँ तो उसको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये आज की हमें चाहिए, तुम पूरे साल की को दे रहे हो, है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो अगर मैं प्रॉफिट लॉस की बात करता हूं तो प्रॉफिट लॉस कब बनता है, पूरे के पूरे साल का, यानी कि फॉर द ईयर एंडेड बनता है। लेकिन अगर बैलेंस शीट बनाए, बैलेंस शीट क्या बनते हैं, एज ऑन द डेट बनती है, मतलब आज की डेट में बनती है। सिंपल सी बात है, बच्चों वाली बात थी। पेपर में कभी कभी एक एक मार्क्स के लिए आ जाता है एमसीक्यू में, ठीक है, बात समझ में आती है, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला, एक होता है हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा क्या होता है हमारा, एक होता है बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस तो आप समझ गए, बैलेंस शीट भी आप समझ गए। अब पेपर में जो आएगा ना, इसको बनाने को आएगा, है ना, इसको बनाने को आएगा कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है 2-3 मार्क्स का छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देते, मतलब 6 मार्क्स को तो कंपलसरी आएगा, ये तो करने को आएगा ही आएगा। उसके बाद 2 या 4 मार्क्स का छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दे दे, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दे दे, ठीक है, बात समझ में आती है, यहां तक कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। क्या देखो होता क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एक सेकेंड। होता क्या है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता कैसे है। अगर मैं बात करूं, देखो ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए एक काम करते हैं, पहले उससे पहले हम आपको एक छोटा सा और पॉइंट बताते हैं, क्या कि देखो होता क्या है, जैसे मान लेते हैं मेरी एक कंपनी है, मेरा काम क्या है ट्रेडिंग करना, तो मैं क्या बनाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। एक आता है क्या ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है, बात समझ में आती है। ट्रेडिंग अकाउंट कब बनता है, जब कोई कंपनी केवल ट्रेड करने की बिजनेस है, मतलब उसका काम क्या है, खरीदना बेचना और खरीदना बेचना, बात समझ में आती है। ट्रेडिंग कंपनी आपने देखा होगा, कोई कंपनी ऐसे लिखी होती है कि राम ट्रेडिंग एंड कंपनी, ठीक है, तो वो क्या है ट्रेड करती है, मतलब खरीदती है और बेचती है, मतलब उसका अपनी कोई सेल्फ एक्टिविटी नहीं है उस प्रोडक्ट में, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग, बात समझ आती है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो मतलब जो नॉर्मली होता है कि मतलब हम अपना प्रोडक्ट खुद बनाते हैं, ठीक है, उसको फिर बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, यानी कि बात समझ आती है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। आपके पेपर में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाने को आ सकता है। क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। देखो अगर हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, कैसे बनेगा, छोटा सा हम एक वो ले लेते हैं, क्या ठीक है, क्या लिखना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक ही में बनाना है। पेपर में जो आपके पास शीट आएगी, एक पेज पे आप ये बना देना, ठीक है, एक पेज पे आप ये बनाओगे, अगले पेज पे क्या बनाओगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना तो आता है, सिंपल सी बात है, बनाना तो आती है। यहाँ पे क्या लिखोगे, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, बात समझ आती है। अब देखो पहले बनता है क्या ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता है क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप पेपर में अलग अलग कर सकते हो, बट टाइम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, एक ही में बनाते हैं, अकाउंट बनाएंगे एक ही में। अब देखो सेल होती है, सेल क्या होता है, इनकम होती है, इनकम को देखो हमारे सेल के नीचे क्या होता है, क्रेडिट, सिंपल सी बात है, इनकम जो भी होता है वो क्रेडिट होती है, तो सिंपल सी बात है क्रेडिट से डाल दो, बाय सेल अकाउंट, बाय सेल अकाउंट। अगर कोई रिटर्न है, मतलब कोई अगर हमने सेल करी है, मान लेते हैं सेल करी है, यानी कि अगर हमारा काम क्या है, ट्रेडिंग मतलब क्या है, हम खरीदते हैं और बेचते हैं, सिंपल सी बात है। तो अगर मैंने कुछ सेल करा है, ठीक है, तो चलिए काम करते हैं, सेल तो स्टार्टिंग में नहीं होगी, पहले हमारे पास कुछ होगा, कुछ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, कुछ हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होगा। तो क्या करेंगे ओपनिंग स्टॉक का, ठीक है, क्या करेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या है, हम यूज कर रहे हैं किसी चीज में अपने दोबारा से उसको सेल करने के लिए, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कुछ पड़ा होगा, उसके बाद कर देंगे क्या, परचेज, इसमें से लेस कर देंगे क्या, रिटर्न, ठीक है, जो भी हमारे पास नेट आएगा वो हम यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मतलब
सामान को लाया, मैंने सामान को खरीदा, ठीक है, सामान को लाने से लेकर के मतलब अपनी दुकान पर लेकर के आया, ठीक है, अब उसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अब उसको मैं बेचूंगा, ठीक है, तो सामान को अपनी दुकान में लाने तक का और भी कुछ खर्चे होंगे, तो हो गए हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, माइनस कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद अगर कोई उसके बाद ऐड करेंगे क्या, और कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है, कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं मैंने सामान बाय किया, अब उसको लेकर के आने का कोई खर्चा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, तो ये ऐड कर देंगे। उसके बाद फ्रेट, कोई अगर फ्रेट है, फ्रेट का मतलब वही सिंपल सी बात है भाड़ा, सिंपल सी बात है, वो ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर कोई एक्सपेंस है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस आपको लगता है तो आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है, बात समझ आती है, इससे ज्यादा पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। एक आध और लेते हैं, कुछ मान लेते हैं आपसे ये बोल दे क्या ये इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, तो वो भी हमारे इसी में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बाय सेल, यानी कि अब हम क्या करेंगे, सेल कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है इनकम होगी, तो इनकम होगी तो क्या क्रेडिट हो जाएगी, सिंपल सी बात है, इसमें से लेस कर देंगे क्या, रिटर्न, रिटर्न हम लेस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8%, ठीक है। उसके बाद अब होता है क्लोजिंग स्टॉक। देखो आपको एक बात बता दूं, जितना ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक होगा, आप जानते हो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि साल के ईयर एंड पे, मतलब साल के ईयर एंड पे हमारे पास कुछ स्टॉक बचा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब समझ गए क्या होता है कि साल के ईयर एंड में जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ होगा, क्योंकि होता है ना यार, देखो अब ऐसा तो है नहीं कि सारा साल सामान बिक जाएगा, कुछ ना कुछ तो बचेगा ही बचेगा, है ना, बात समझ आती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कुछ ना कुछ स्टॉक बचा हुआ होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। अब आपकी बुक में ना, आप लोगों की बुक में यानी कि सीबीएसई में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, एक एडजस्टमेंट आती है क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है, एक एडजस्टमेंट आती है क्या, क्लोजिंग स्टॉक की, आपको मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे, कि जो हमारी, एक काम करते हैं चलो इसी में लिखते हैं, क्या कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हम किस पे दिखाते हैं, लोअर ऑफ, क्लोजिंग स्टॉक जो होगा हमारा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, इसमें से जो भी हमारा लोअर होगा, मतलब मान लेते हैं कॉस्ट, मैंने बताया था ये वाली एडजस्टमेंट कभी ना कभी, जैसे मान लेते हैं मेरी कॉस्ट है 15,000 की, सिंपल सी बात है, कॉस्ट मेरी है 15,000 की, और एनआरवी है मान लेते हैं 10,000 रुपए की, यानी कि कॉस्ट है मेरी 15,000 की और एनआरवी मान लेते हैं कितने की, 10,000 रुपए की, तो इसमें से लोअर कौन सा आया, 10, तो यानी कि क्लोजिंग स्टॉक में दिखाऊंगा कितने पे, 10 पे दिखाऊंगा, तो बात समझ आती है, इसमें कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, हमारी एसेट होती है, तो एक तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक एडजस्टमेंट और आएगी, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, होता क्या है नॉर्मली एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। सो वैसे एक तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में देके रखेगा एडजस्टमेंट, ठीक है, पहली एडजस्टमेंट या फिर दूसरी एडजस्टमेंट नॉर्मली होती है, ठीक है, बट हाँ एडजस्टमेंट में आपको देख रखेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ से क्या निकलता है, हम इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, जो भी हमारा जिस जोन से भी साइड शॉर्ट आएगी, मतलब मान लेते हैं ये वाली साइड शॉर्ट आ रही है, जैसे मान लेते हैं हमने इसको जोड़ा तो यहाँ पे आ रहा है 1 लाख रुपए, इसको जोड़ा तो यहाँ पे आ रहा है कितना, 1.5 लाख रुपए, तो शॉर्ट ये वाली आई है तो जीपी यहाँ निकल जाएगा, यानी ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर मान लेते हैं ये वाली साइड ज्यादा है और ये वाली साइड कम है, तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस लॉस, ठीक है, ग्रॉस लॉस, ठीक है, बात समझ आती है। तो यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ये हमारा अभी नेट प्रॉफिट नहीं है, ये हमारा नेट प्रॉफिट अभी नहीं है, अभी हमें नेट प्रॉफिट निकालना है, तो चलिए आगे चलते थोड़ा सा, है ना, यहां से ले लेते हैं, हाँ यहां से ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट होता है जब भी कोई अकाउंट में क्रॉस चलता है, मतलब आपने पता होगा कि अगर कोई एक अकाउंट से उठ के दूसरे अकाउंट में जाएगा, अगर वो डेबिट है पहले वाले अकाउंट में, तो उठ के जब दूसरे अकाउंट में जाएगा तो क्या आता है, क्रेडिट साइड चले जाते हैं। तो वैसे ही हमने पहले बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में मान लेते हैं प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट आया, तो वो हमारा किस तरफ आ गया, डेबिट की तरफ आ गया, ठीक है। अब ये सब एमसीक्यू में आ जाते हैं, पता है एमसीक्यू में ये बोल देगा कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट किस तरफ आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो क्या बोलोगे भाई डेबिट की तरफ आता है, सिंपल सी बात है। अब जब उसको ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरफ आएगा, रिवर्स चलता है, उल्टा चलता है। तो जब अगर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट की तरफ है, तो जब ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, तो किस तरफ आएगा, क्रेडिट की तरफ आएगा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं अकाउंट तो एक ही है, तो उठ के ये इधर क्यों आ रहा है, भाई ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों अलग अलग है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब देखो होता क्या है,
हाँ सुनो, अब देखो होता क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट दोनों अलग अलग है, यानी कि सेपरेट है। तो जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा अब वो उठ करके कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि आ जाएगा क्या, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। अब देखो उसके बाद होता ये भी है कि अगर मान लेते हैं मेरा बैंक अकाउंट भी ओपन होगा, अगर मेरा बिजनेस चल रहा है तो मेरा बैंक अकाउंट भी होगा, सिंपल सी बात है। तो अब बैंक में इंटरेस्ट भी आएगा, सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट भी आएगा, तो अदर इनकम भी कुछ आएंगी। तो एक बात और कान खोल के सुन लो, अदर इनकम कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आती है। जो अदर इनकम है वो किस में आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय अदर इनकम। अदर इनकम जैसे मान लेते हैं क्या, इंटरेस्ट आ गया, जैसे मान लेते हैं कमीशन आ गया, और बताओ जैसे मान लेते हैं कमीशन आ गया, और जैसे मान लेते हैं बैड डेट रिकवर हो गया। बात समझ में आती है, बैड डेट रिकवर हो गया, और बताओ कोई अदर इनकम है तो वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, टोटल कर दिया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा हमारा, मान लेते हैं ग्रॉस लॉस हुआ था तो उठ के यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस लॉस। ठीक है, होगा एक ही, चाहे तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा एक ही। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे जो दुनिया भर के जो भी खर्चे होंगे ना, जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं गए होंगे, दुनिया भर के सारे खर्चे यहाँ पे आएंगे, सारे खर्चे। ठीक है, आंख बंद करके सारे खर्चे यहाँ डाल दो। एक बात और, अगर कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो ट्रेडिंग में आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, तो डाल देना कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्योंकि देखो अल्टीमेट आपका आंसर मैच करेगा। अगर बैलेंस शीट आपकी मैच कर रही है, यानी कि इक्वल आ रही है, तो सही है, अदरवाइज कर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या खर्चे आएंगे, जैसे मान लेते हैं डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। उसके बाद मान लेते हैं फ्रेट आउटवर्ड हो गया। उसके बाद बैड डेट हो गया। उसके बाद प्रोविजन हो गया फॉर बैड डेट आप समझते ही हो। फ्रेट आउटवर्ड यहाँ पे ऐसे जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं है। ठीक है, फ्रेट आउटवर्ड का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं हमने सेल करा और सामने वाली पार्टी बायर जो हमसे ये कह रही है कि भाई अब आप हमारे घर पे भिजवाओ। ठीक है, तो जो खर्चा है वो सेलर बियर करेगा। नॉर्मली खर्चा सेलर बियर नहीं करता है, बट किसी केसेस में बायर बियर नहीं करता तो सेलर को बियर करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए तो नॉर्मली खर्चा हो जाएगा, वो प्रॉफिट में चार्ज करेगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद डेप्रिसिएशन हमने दे दिया, फ्रेट आउटवर्ड, या फिर एक और लेते हैं कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा हो गया। ठीक है, बैड डेट हो गया। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कुछ लॉस हुआ। ठीक है, कोई लॉस हो गया, मान लेते हैं लॉस बाय फायर हो गया। ठीक है, तो आएगा प्रॉफिट लॉस भी आएगा। उसके बाद मान लेते हैं कोई गुड्स। अच्छा एक बात बताओ, चलो इसमें करेंगे, आगे करेंगे वो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हुआ क्या, जैसे मान लेते हैं क्या, लॉस बाय फायर, कुछ हमारे गुड्स में आग लग गया। ठीक है, आग लग गया तो अल्टीमेट गुड्स में मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 8,000 का स्टॉक था, उसमें आग लग गई है, तो गया, सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे, परचेज में से माइनस करेंगे। ये वाली एडजस्टमेंट होती है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी। ठीक है, उसमें एडजस्टमेंट, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट्स है वो, और क्वेश्चंस करके खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लॉस हो गया। ठीक है, कोई अगर लॉस है तो यहाँ पे आ जाएगा। और कोई अगर ड्राइंग्स हो रही है, जैसे मान लेते हैं कोई स्टॉक, यानी कि कोई गुड्स। अच्छा एक बार बताओ, कोई गुड्स अगर है, ऑनर लेके जा रहा है, मतलब पार्टनर, मतलब जो मालिक है वो लेके जा रहा है, सिंपल सी बात, मालिक है वो लेके जा रहा है। ठीक है, तो स्टॉक लेके जा रहा है, सिंपल सी बात है, तो स्टॉक वो लेकर के जा रहा है, तो उसकी कैपिटल घटानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। यार आप एक बार बताओ, बिजनेस और बिजनेस अलग अलग होते हैं, तो यानी कि बिजनेस अपने घर पे लेके जा रहा है, यानी कि ड्राइंग का पार्ट है, तो उसकी कैपिटल घटानी पड़ेगी। एक तो कैपिटल घटाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, परचेज में से माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसके अंदर। वो एडजस्टमेंट हम बताएंगे, जो नॉर्मली हम एडजस्टमेंट करवाएंगे उसमें मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, और बताओ कोई और जैसे नॉर्मली हो जाते हैं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो गया, फ्रेट आउटवर्ड हो गया, बैड डेट हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट हो गया, है ना। जैसे मान लेते हैं कमीशन मैंने पे किया। ठीक है, कमीशन मैंने पे कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं रेंट आ गया। अच्छा रेंट अगर हम पे करते हैं तो यहाँ पे आ गया, बट अगर रेंट मान लेते हैं रेंट मेरे को मिला तो यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल सी बात है, रेंट यहाँ पे आ जाएगा, रेंट आ जाएगा हमारा। और बताओ कोई, देखो अगर पावर एंड फ्यूल डायरेक्टली मेरा उससे रिलेटेड है, यानी कि ट्रेडिंग से रिलेटेड है, तो मैं किसमें दिखा दूंगा, ट्रेडिंग में दिखा दूंगा। बट अगर मान लेते हैं वो इनडायरेक्ट वाला खर्चा है तो मैं इसमें दिखाऊंगा। ठीक है, बट नॉर्मली पावर एंड फ्यूल हमारा ट्रेडिंग में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे सैलरी आ गया। ठीक है, सैलरी आ गया। ठीक है, सैलरी, अब देखो नॉर्मली क्या, एक बार बताओ, सैलरी है। ठीक है, सैलरी है, ओके ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
जैसे मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको हुआ क्या, आपको एक ट्रायल बैलेंस देकर रखेगा, क्या ट्रायल बैलेंस देगा नॉर्मली क्वेश्चन में, ठीक है। उसमें आपको सैलरी लिख के दे रहा है, कितना मान लेते हैं कितना दे रखा है, 1,10,000 रुपए, ठीक है। सैलरी दे रखा है कितना, 1,10,000 रुपए, ठीक है। और आपसे नीचे क्वेश्चन में यानी कि एडजस्टमेंट में आपसे ये बोल दिया कि सैलरी जो है 10,000 रुपए पर मंथ जा रही है एक बंदे को, एक बंदा है 10,000 रुपए पर मंथ जा रही है। तो मुझे बताओ सैलरी हुई कितनी, 12,000 रुपए, बट ट्रायल बैलेंस में कितना दिखा रहे हैं, 1,10,000 रुपए। और ये बोला है क्या कि जो डिफरेंस है वो भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये पे किया नहीं। आउटस्टैंडिंग का मतलब समझते हो क्या होता है, ये देखो, अगर आपको अभी आउटस्टैंडिंग का मतलब समझ में नहीं आता है तो दिमाग में कमी है, सिंपल सी बात है, दिमाग में कमी है, ठीक है। अब क्योंकि इस स्टेज पर आकर के आउटस्टैंडिंग का मतलब आपको आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या बोला कि अगर मैंने सैलरी दिखा रखी है किसमें, ट्रायल बैलेंस में, बट उसका कुछ आउटस्टैंडिंग है, तो मतलब मुझे पे करना है, सिंपल सी बात है, मुझे पे करना है, तो है तो भाई खर्चा ही, सिंपल सी बात है, खर्चा तो है, ठीक है भाई, खर्चा तो है ही, सिंपल सी बात है। तो कोई भी खर्चा आता है तो वो किस तरफ आता है, प्रॉफिट लॉस में आता है भाई। दिखा दो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब इसको टोटल करके दिखाते हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है। तो आंख बंद करके आउटस्टैंडिंग वाला कोई खर्चा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा, किस तरफ, डेबिट साइड, बात समझ आती है। इसी प्रकार हाँ, तो कहां से अब देखो कोई आउटस्टैंडिंग खर्चा है, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग खर्चा को, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, खर्चा हो चुका है बट अभी तक पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग का मतलब यही होता है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, आपको क्वेश्चन में होगा क्या, ट्रायल बैलेंस देके रखेगा, ट्रायल बैलेंस से आपको सैलरी देके रखेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद एडजस्टमेंट में नीचे बोलेगा क्या कि सैलरी जो है मान लेते हैं 10,000 रुपए पर मंथ है, ठीक है, और आपको ट्रायल बैलेंस में देके रखेगा कितना, 1,10,000 रुपए। तो मुझे बताओ कितना आएगा, 1,20,000 रुपए की सैलरी बन रही है, बट नेट जो है हमारा ट्रायल बैलेंस में 1,10,000 रुपए का दिखा रखा है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है, 10,000 रुपए, तो वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब खर्चा हो चुका है बट अभी तक पे नहीं किया, तो है तो भाई खर्चा ही, सिंपल सी बात है तो खर्चा ही, तो खर्चा हमने दिखा दिया। ये रहा हमारा क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। नाम कुछ भी हो सकता है, सैलरी के अलावा रेंट भी हो सकता है, फीस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है, मान लेते हैं क्वेश्चन में आपसे ये बोल दे क्या कि प्रीपेड सैलरी है, मतलब अगले साल की सैलरी, मतलब नेक्स्ट ईयर की सैलरी वो हमने एडवांस में जमा करवा दी, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड सैलरी। अब देखो प्रीपेड सैलरी का मतलब क्या होता है, खर्चा अभी का नहीं है बट पे कब कर दिया, अभी पे कर दिया। तो अगर खर्चा अभी का है ही नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो जाएगा ही, सिंपल सी बात है, तो आप माइनस करोगे, सिंपल सी बात है, उसे माइनस होना चाहिए। अब देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब समझते हो कि आपकी लायबिलिटी है, तो अगर कोई लायबिलिटी है तो वो लायबिलिटी में किस तरफ आएगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, सिंपल सी बात है। उसके बाद प्रीपेड का मतलब क्या होता है, आपने एडवांस में पे कर दिया, आपने एडवांस में पे कर दिया। तो अगर एडवांस में पे कर दिया तो प्रीपेड का मतलब क्या, आपकी असेट का पार्ट है, तो असेट का पार्ट में क्या करेंगे, तो बैलेंस शीट में असेट साइड आ जाएगी, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ऐसे कभी कभी क्या होता है, आपको ना कुछ क्वेश्चन में टैक्स देके रखेगा, क्या टैक्स, तो नॉर्मली आपसे कैलकुलेट नहीं करवाएगा, ठीक है, बट आपको टैक्स देके रखेगा कि भाई इतना 5,000 रुपए टैक्स पे करा है, कुछ भी पे करा है, तो वो टैक्स आप माइनस करोगे। नॉर्मली क्या होता है, वो खर्चा होता है बिजनेस का, वो खर्चा हमने माइनस कर दिया। अब होता क्या, कभी कभी आपको इंटरेस्ट भी मिलता है उस टैक्स पर, तो वो हम इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे दिखा देंगे। मतलब आंख बंद करके कोई भी खर्चा है वो डेबिट की तरफ, कोई भी इनकम है वो क्रेडिट की तरफ, बट प्रोवाइडेड वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है तो वो हमारा किस तरफ आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, बात समझ में आती है। और हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में नॉर्मली यही 4-5 चीजें आती हैं, एक आध ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारी नॉर्मली यही 4-5 चीजें आ जाती हैं, ठीक है। एक आध पॉइंट जैसे मान लेते हैं रेंट, फ्यूल हो गया, पावर्स हो गए, तो वो कभी कभी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। बट अदरवाइज अगर कुछ क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया तो आप कहाँ पे डालोगे उसको, आप डाल देना उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, बात समझ में आती है। जो ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे जो बन रहा है हमारा, ये प्रॉफिट लॉस बन रहा है, तो आप उसमें दिखा सकते हो, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। अब देखो होता क्या है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को हम एक बार शॉर्ट में खत्म कर देते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया मेरा आउटस्टैंडिंग और ये हो गया मेरा प्रीपेड, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई फीस थी, 2,000 रुपए की फीस थी हमारी, ठीक है, 2,000 रुपए पर मंथ की हमारी फीस थी। अगस्त तक हमने पे कर दिया, एकदम परफेक्टली पे करा है। बट उसके बाद क्या हुआ, सितंबर की हमने फीस पे नहीं करी है अभी तक। अगर हमने कोई फीस पे ही नहीं करी है और हमने सर्विस ले ली है, तो अगर कोई सर्विस हमने उस बंदे से ले ली है, तो हमने सर्विस ले लिया बट अभी तक पैसा पे नहीं किया, तो इसका मतलब हमारी लायबिलिटी है, कि आउटस्टैंडिंग हो चुका है, मतलब सिंपल सी बात है, ड्यू हो चुका है बट अभी तक पे नहीं हुआ है, ड्यू हो चुका है बट अभी तक पे नहीं हुआ। अगर कोई ये ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप इसको कहां पे दिखा दोगे, पहला प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दोगे जितना हमारा आउटस्टैंडिंग है, और दूसरा कहां पे दिखा दोगे, बैलेंस शीट में किस तरफ दिखा दोगे, लायबिलिटी की तरफ। बात समझ में आती है, इतना ही करना है। उसके बाद अगर कोई प्रीपेड वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो प्रीपेड आप क्या करोगे, जैसे मान लेते हैं आपसे बोल दे क्या कि सैलरी है क्या, सैलरी है मान लेते हैं 15,000 रुपए पर मंथ है, और हमने क्या करा है कि 3 महीने का एडवांस पे कर दिया है,
ठीक है, मतलब अगले साल का 3 महीने का एडवांस पे कर दिया, तो यानी कि अप्रैल से लेकर के अप्रैल हो गया, मई हो गया और जून हो गया, उसका पैसा एडवांस में पे कर दिया। मुझे बताओ क्या ये सैलरी इस साल का है? नहीं है, सिंपल सी बात, इस साल की तो है ही नहीं। तो अगर इस साल की है ही नहीं तो प्रॉफिट लॉस तो जाएगा ही नहीं। तो जितने का भी हमारा ट्रायल बैलेंस में जो आपको देख रखेगा सैलरी, ठीक है, उसमें मान लेते हैं कितना दिया हुआ है, 2 लाख दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, प्रीपेड का जो भी हमारा है कितना जाएगा, 15 दिए 45,000 रुपये, 45 से माइनस कर देंगे तो नेट हमारे पास आ जाएगा कितना, 1,55,000 रुपये का जो भी हमारे पास आएगा वो ये हमारा हो जाएगा कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में चल जाएगा। ये तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। बट एक हमने असेट भी क्रिएट कर रखी है 45,000 रुपये की, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। ये प्रीपेड कहाँ पर जाता है, हमारा बैलेंस शीट में असेट्स आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट, ठीक है। अब इसके आगे हम करेंगे क्या, बैलेंस शीट, वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा बैलेंस शीट, ठीक है। तो इतना कर लेंगे, इसके बाद एक आध दो क्वेश्चन करेंगे और अप्रोक्स 15 से 20 एडजस्टमेंट कर लेंगे। ये चैप्टर आपका हो जाएगा, 8 मार्क्स का टॉपिक है, 6 से 8 मार्क्स, कभी कभी 10 मार्क्स का भी आता है, तो इतना करना है, बात खत्म। तो दोबारा कहता है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, और जिनको भी आप वीडियो की जरूरत है आप उनको शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।